दुनिया और ज़्यादा अच्छे तरीके से भारत को सुनेगी। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो अमेरिका भारत से युद्ध रोकने की नसीहत दे रहा था, वो कल गुहार लगाएगा कि आप जो है वो आप युद्ध रोक दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की अभी हमें बहुत ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर ये भारत ने बहुत बड़ी बढ़त ले ली है और सैन्य रणनीति के इतिहास में इसको याद किया जाएगा कि कैसे 2 दिनों में एक परमाणु संपन्न देश जो कि दुनिया को ब्लैकमेल करता था, उस देश को परमाणु संपन्न होने के बावजूद भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया और वहां के प्रधानमंत्री जो है वो बंकर में छुपने को मजबूर हो गए। देखिए बहुत बड़ी बात है, कितनी आयरनी है, कितना विरोधाभास है। मिश्रा जी का एक रिएक्शन और लूंगा। हमारे प्रधानमंत्री पूरी रात जाग कर और अभी भी बैठे होंगे, पल पल का अपडेट देख रहे होंगे। तमाम जो कमांडर्स हैं, तमाम जो हमारे एनएसए हमारे हेड हैं, डोभाल साहब कमाल के इंसान हैं, उनके साथ रक्षा मंत्री के साथ वो पल पल का हाल देखते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। और ये भाई साहब ये अपने घर के बने बंकर में शरण ले लेते हैं। कमाल है, कमाल है। सर एक क्विक रिएक्शन जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शरद सर आपने। और ये भारत का कैरेक्टर है सर, ये हमारे 30 सेकंड सर, एक बड़ी खबर है, जल्दी से आपका क्विक रिएक्शन। हमारे और हमने सर एक और F-16 मार गिराया है, एक और F-16 फाइटर प्लेन पाकिस्तान का गिरा दिया है। जिंदाबाद भारतीय सेना। और भारतीय वायुसेना के ही एक जबरदस्त अधिकारी हमारे साथ है, ग्रुप कमांडर 2021 में 2021 में वो उन्होंने सेवानिवृत्ति ली है। सर एक और F-16 हमने गिरा दिया है, बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक और F-16 पाकिस्तान का जमींदोज कर दिया है, धराशायी कर दिया है। जी ये तो सर वाकई में एटम बम फोड़ा है। अभी तक तो JF-16 को जो गिरा रहे थे JF सीरीज के, लेकिन अगर F-16 गिरा है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। इसकी तो मैं पूरी भारतीय सेना, भारतीय नागरिकों और प्रधानमंत्री की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि F-16 बहुत बड़ा जहाज है सर। 2 से 3 हजार करोड़ का एक जहाज आता है ये सर। बिल्कुल सर, और इतना बड़ा जहाज है लेकिन उड़ाने वाला भी तो उतना ही बेशकीमती होना चाहिए सर। सतीश मिश्रा सर, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, जिन्होंने इन फाइटर प्लेन्स को ना नजदीक से देखा है बल्कि उड़ान भी भरी है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। उड़ान पंखों से नहीं सर, हौसले से होती है। जी सर, एक क्विक कमेंट और आपका। जी जी सर, सर जी। हाँ जी सर देखिए शरद सर, ये तो वाकई में बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इसमें जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, अब ये भी चेक करना पड़ेगा, ये हमने अपने S-400 सिस्टम से गिराया है या फिर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ किया है, या हमने अपने फाइटर जेट यूज़ किए हैं। क्योंकि अगर F-16 है तो इसके सामने हमारा या मिराज जाएगा या सुखोई जाएगा या रफेल जाएगा। और अब तेजस है जो कि इंडिजिनस जहाज है, वो भी इसको अटैक कर सकता है। सर एक और आपके लिए अच्छी खबर है सतीश जी, हम सब के लिए एक खबर है, लेकिन पाकिस्तान के हौसले पर सवाल खड़ी करती खबर है कि भैया पहले ही तैयारी कर रखी थी कि हम तो डूबेंगे और अपने साथ अपने मुल्क को भी ले डूबेंगे। कई पाकिस्तानी नेता देश छोड़ने की तैयारी में छोटे विमान तैयार कर रहे हैं कि देश छोड़कर कोई सऊदी अरब जाएगा, कोई लंदन जाएगा, कोई अमेरिका जाएगा और पाकिस्तान की आवाम को लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में छोड़ जाएगा। अलूने सर बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। पाकिस्तानी जो नेता है वो अपने परिवारों को लंदन में रखते हैं, विदेश में भेज देते हैं। पाकिस्तानी सेना के मतलब ये इतने डरपोक लोग हैं कि ये अपने देश में अपने परिवारों को रहने देते ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके जो नाकाम राष्ट्राध्यक्ष है, जो उनकी नाकाम सेना है, वह अब उनसे मुक्ति मिल रही है। और यह समय है जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो वहां पर विद्रोह होगा, निश्चित तौर पर होगा। अभी सबसे ज्यादा जो जश्न मनाया जा रहा होगा वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मनाया जा रहा होगा, क्योंकि वो तैयार थे आज़ादी के लिए और भारतीय सेना ने उनके मंसूबों को पूरा करने का पूरा वातावरण दे दिया है। और आने वाले 2-3 समय में, आज तो एक गाड़ी उड़ाई थी वहां पर बलूचिस्तान में, लेकिन अब जो सेना, भारतीय सेना के पाकिस्तान की सेना जिस प्रकार से भाग खड़ी हुई है, तो इससे बहुत हौसले बुलंद होंगे। और सबसे बड़ी बात है शरद जी, एक बात और ध्यान दिलाऊंगा मैं आपको कि वो तालिबान जिसके नाम से भारत को ये ब्लैकमेल किया करते थे,
उस तालिबान के सामने पाकिस्तानी सेना कैसे खड़ी होगी, क्योंकि खड़ी वो तो होगी? डुरंड रेखा को मानते ही नहीं है। मतलब इधर से भारत नियंत्रण रेखा पार करेगा, उधर से तालिबान की सेना डुरंड रेखा पार करेगी। तो फिर हमारे जो कर्नल साहब बैठे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि जब पाकिस्तान की इस प्रकार से सामरिक घेराबंदी होगी तो फिर पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। पाकिस्तान, और मुझे एक शेर याद आता है सतीश मिश्रा सर, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले तो पूरी धूमधाम से निकलेगा, आतिशबाजियां छूटेंगी, बंकर में पहुंचाएंगे। चलिए एक और बड़ी खबर मिल रही है, साक्षी। बिल्कुल, कई पाक नेता देखिए देश छोड़ सकते हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, कोयटा में पाक सेना का कैंप उड़ा दिया गया है। कोयटा में पाक सेना का ये कैंप जो है उड़ा दिया है। एक और बड़ी सफलता, बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए प्रधानमंत्री बंकर में छुप चुके हैं, तो कई नेता ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान छोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका, सरकार की ओर से झटका नहीं, आज तो तोहफा कहेंगे, जो कि 6 मई से लगातार मिल रहे हैं। पाक सेना का कैंप ही उड़ा दिया है। देखिए पाक सेना का कैंप ही सर उड़ा दिया। मात्र पाकिस्तान के पास 6 लाख ही एक्टिव आर्मी है, लेकिन एक बड़ा झटका ये खबर पाकिस्तान को दे सकती है। बिल्कुल बड़ा झटका है कि क्वेटा में पाकिस्तान सेना का कैंप उड़ा दिया गया है। और मुझे तो यह भी लगता है, इस पर अधिकृत कमेंट, एक बार कमेंट फिर मैं सतीश मिश्रा सर का लूंगा। सर, क्या ऐसा लगता है कि अधकचरी तैयारी में उलझा दिया पाकिस्तान के हुक्मरानों ने और मुनीर साहब ने? ऐसा लग नहीं रहा है कि ये यहाँ के सैनिक और यहाँ के पायलट्स और यहाँ के मैदानी लड़ाके लड़ाई करने के मूड में थे या तैयार थे सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल शरद सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। एक्चुअली जो अगर आप देखेंगे पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ था जी, तो पाकिस्तानी आर्मी जो है और इनके जो चीफ है ये सोच रहे थे कि हर तरह हर साल और हर 6 महीने की तरह हम कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे और भारत को उलझा के रखेंगे। और बेसिकली इनका जो एम था सर, वो हमारी गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट है, उसकी इमेज को टार्निश करना, यानी खराब करने का इनका एम था सर। तो इन्होंने ये उम्मीद की नहीं थी कि इंडिया इस तरीके से इसको रिटेलिएट करेगा। और जब इंडिया ने रिटेलिएट करके इनके 9 टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको उड़ाया और अजहर मसूद के और आज तो रऊफ अजहर को भी मार दिया इन लोगों ने, तो इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया, एक तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आ गया और आईएसआई का आ गया, कि सेना और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह को तो मैं मानता ही नहीं हूं सर, वो तो कीड़े मकोड़े हैं वहां के। इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि इनको रिटेलिएट करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ एक बड़ी खबर मिल रही है और हमारा सतीश जी, जम्मू में फिर से ब्लैकआउट किया है और पाकिस्तान इस समय सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी करके अपनी कायरता का फिर एक बार परिचय दे रहा है। इससे पहले भी उसने यही किया था और ये पहले भी हम एंटीसिपेट कर रहे थे कि वो कुपवाड़ा और पुंछ रीजन में निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाकर अपनी कथित मर्दानगी दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन पिटेगा, फिर पिटेगा। पाकिस्तान के एक सांसद रो रहे थे सदन में और कह रहे थे, ऊपर वाले से गुजारिश कर रहे थे कि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में, वो भी हम गुनहगार हैं, हम पर रहम करना मौला। ऐसे रहम नहीं होती साहब, रहम करने के लिए कैरेक्टर होना चाहिए, नहीं तो ये ऐसी अजाब की मंजिल है कि यहाँ ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अलूने सर जी बिल्कुल, देखिए यदि मतलब अब जो गोलाबारी हो रही है, इसका मतलब यह है कि गृह मंत्री ने थोड़ी देर पहले बीएसएफ के जो अधिकारी उनसे बात की थी और आर्मी। सर एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के पेशावर में ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ, बड़ी खबर, तो आतिशबाजियां भारत की तरफ से जारी हैं। पाकिस्तान के पेशावर में ब्लास्ट हुआ है। जी अलूना सर, इसका मतलब है कि भारतीय सेना अब अफगानिस्तान की ओर बढ़ रही है। मतलब अब पेशावर जो है वो अफगानिस्तान के करीब है, तो अब भारतीय सेना ने लगभग सभी सूबे जो है पाकिस्तान के उनको कवर कर लिया। और जो शरद जी पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारे गृह मंत्री उन्होंने बीएसएफ के जो महानिदेशक उनसे बात की थी, इसका मतलब है कि आर्मी के साथ बीएसएफ भी तैयार है और सीआरपीएफ भी तैयार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर विश्लेषण। मतलब ये आने वाले समय में जो जमीनी युद्ध है और एक और बड़ी उसकी खबर मिल रही तैयारी है, एक और बड़ी खबर मिल रही है। जी। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के 6 विमानों को गिरा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 6 विमान पाकिस्तान के गिरा दिए गए हैं। तो
तो ये जानकारी मिल रही है, सामने आ रही है। देखिए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह से 2 घंटे में ये जो हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका जवाब पाकिस्तान की भाषा में ही दिया गया। 6 विमान गिरा दिए गए। तो बिल्कुल सर, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जो सांसद है वो संसद में रो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर रो रही है, और देखिए यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बंकर में छुप रहे हैं तो नेता भागने की फिराक में है। आखिरकार ये पाकिस्तान की फजीहत है जो पूरी दुनिया देखेगी। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में। राह शौक क्या? भारत के साथ गड़बड़ी की। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मियां पाकिस्तान, कहीं के नहीं रहोगे। क्या गफलत पाल ली आपने अलू ने सर। जी देखिए शरद जी, बिल्कुल जितने सुंदर शब्दों के जरिए आपने माला पिरोई है, वो मतलब जो देश जो सुन रहा है शरद जी की आवाज़, वो जो लोग सुन रहे हैं वो भी भारत के शौर्य को सलाम कर रहे होंगे। लेकिन उतनी ही जैसे शब्द है शरद जी के, उतनी अच्छी सी सैन्य रणनीति हमारी कि हम वायुसेना के जरिए, नौसेना के जरिए और उसके बाद आर्मी के साथ सीआईएसएफ भी तैयार है, सीआरपीएफ भी तैयार है। अब एक और जिसको कहते हैं, कहावत कहें, कोड़ में खाज भी हो गया है। पाकिस्तान में सेना और सरकार आमने सामने। पाकिस्तान सरकार बोली हमने हमला नहीं किया, तो ये देखिए पुराना चरित्र फिर वापस आ गया। अब ये मुनीर साहब अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही वही हालात हो गए कि पाकिस्तान अस्थिर, जब भी इन लोगों का भारत से सामना हुआ है ये अस्थिर हुए हैं। इन्होंने एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा है और अंततः अपने देश का विध्वंस किया है। तो यह सरकार और सेना आमने सामने है, इसका मतलब है कि ये लोग आमने सामने है, और न तो सेना को स्वीकार कर रहा है यह देश, न ही लोगों को, न ही सेना को स्वीकार कर रहा है देश, और न ही सरकार को स्वीकार कर रहा है देश। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो एक और विभाजन के शरद जी करीब पहुंच गया है। बिल्कुल पहुंच ही गया है। यानी अब तख्ता पलट भी करेंगे भैया, लेकिन किस तख्ते पे बैठोगे, कहीं विस्फोट ना हो जाए। कमाल की बात है मुनीर साहब, कौन से तख्ते पे बैठोगे? वो उधर विस्फोट हो गया जी, ते उड़ जाना है जी, वो कुछ नहीं बचना, कुछ नहीं बचना। अभी भी है, क्या मुंह दिखाओगे? समझ जाओ भैया, मत करो पंगा। क्यों परेशान कर रहे हो अपनी आवाम को साक्षी? बिल्कुल परेशान कर रहे हैं। तो देखिए जवाब भी तो दिया जा रहा है शरद जी, चाहे बंकर में छुप ले या फिर पाकिस्तान से भाग जाएं, लेकिन जो फजीयत हो रही है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज पाकिस्तान ने क्या किया, जिसका जवाब हम लगातार दे रहे हैं। 22 अप्रैल वो तारीख थी जब 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी, लेकिन हमारी सेना ने, सर देखिए, भारत ने मात्र 25 मिनट में उसका जवाब दिया, और मात्र 7 मिनट का ये वक्त था जब 9 आतंकी ढेरों को, ठिकानों को ढेर कर दिया। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी एक बड़ी खबर आपको दिखाने वाले हैं। देखिए जरा दम साध कर, बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने वाले हैं। ऐसी खबर जो मियां पाकिस्तान की पोल खोलने वाली है, और हम आपको दिखाने वाले हैं थोड़ी देर बाद। वो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी, देखिए साक्षी। बिल्कुल ये तस्वीरें ही देखिए, पाकिस्तान पीएम बंकर में जिस तरह से छुप गए हैं, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पायलट पकड़े गए हैं। वो तस्वीरें साक्षी जो पायलट पकड़े गए हैं, थोड़ी सी आपको अस्पष्ट सी छवि दिखेगी, लेकिन ये इस समय वक्त ऐसा है कि ये देखिए, ये फिर भी हम समझ सकते हैं कि ये मानवीय जो छवि है, मनुष्य की एक छवि, हाँ जी, वो छवि साफ दिख रही है, सामने दिख रही है। तो ये पाकिस्तान के, वो अभी और क्लैरिटी होगी इसमें, लेकिन ये पाकिस्तान के पकड़े गए पायलट हैं। और कराची बंदरगाह पर जबरदस्त धमाका, और धमाके ही धमाके हो रहे हैं जी पाकिस्तान में। और ये कराची में है साहब, कराची यानी कराची को कहा जाता है कि एक समय मुंबई का दर्जा अभी भी है, मुंबई की तरह ही है कराची जी। बिल्कुल, कराची जो है वो आर्थिक राजधानी है, और कराची बंदरगाह पर जबरदस्त धमाके का बहुत स्पष्ट संदेश है कि अब कराची को भारतीय सेना ने अपनी जद में ले लिया है। और कराची को जद में लेने का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान की रसद है, उस रसद को काटने की पूरी तैयारी कर ली है, और किसी भी देश की, किसी भी सेना की रसद को यदि काट दिया जाए तो वो सेना लड़ नहीं सकती, वो देश लड़ नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत जल्दी घुटने टेकने वाला है। और सबसे यहाँ पर शरद जी एक बात और बड़ी दिलचस्प है कि वहाँ के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को खुली छूट दे दी है।
तो अब हमने सेना को खुली छूट दे दी है। तो अब रक्षा मंत्री और सेना ही आमने सामने हो गई है कि खुली छूट जिन्होंने दी उन्होंने कहा कि हमने हमला नहीं किया, और जिन्होंने खुली छूट देकर विश्वास किया वो विश्वास कैसे किया। तो देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चरित्र का फर्क एक बार फिर सामने आ गया है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखते हुए युद्ध लड़ा है। हमारी सेना ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से युद्ध लड़ा है, जबकि जो पाकिस्तान की सेना है उन्होंने भारतीय ठिकानों को हमला किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का एक चरित्र और सामने आता है कि जो धर्म की बात करता है, लेकिन यदि वो हिंदुस्तान पर हमले करता है, हिंदुस्तानी नागरिकों पर हमले करता है, तो हिंदुस्तानी मारा जाता है, कोई भी हिंदुस्तानी मारा जा सकता है। जबकि भारत ने इतने हमले करने के बावजूद अभी भी पाकिस्तान के सार्वजनिक स्थानों को निशाना नहीं बनाया है। भारत ने निशाना बनाया वहां के नेताओं के घरों को, वहां की सेना सैन्य प्रतिष्ठानों को, और यह जो है यह दुनिया के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल अलोने साहब, और एक भारत से खबर हमारे पास यह है कि इंडिया गेट के आसपास का इलाका उसको खाली कराने की कोशिश की जा रही है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये सिर्फ एहतियातन उठाए जाने वाले कदम है, क्योंकि ना पाकिस्तान ये कोई भी कदम उठा सकता है ऐसा, ना उसको निर्दोष लोगों का खून बहाने में तो कभी संकोच हुआ नहीं, क्योंकि ये काम पाकिस्तान की अवाम और उनके चुने हुए हुक्मरान से ज्यादा सेना का शौक है ये, क्योंकि उसे वहां की सेना को इसीलिए कॉरपोरेट आर्मी कहा जाता है, क्योंकि उसका ना पाकिस्तान में दिलचस्पी है और न ही पाकिस्तान की अवाम में दिलचस्पी है। उसकी दिलचस्पी है तो लंदन में बढ़िया घर बनाने की, अमेरिका में और बुर्ज खलीफा में फ्लैट लेने की। सर अलूने सर, बिल्कुल शरद जी, आपने बहुत बिल्कुल जो दुखती रग है पाकिस्तान का उस पर हाथ रख दिया। देखिए, आसिफ मुनीर का जो परिवार है वो लंदन में रहता है, पुराने जो सेनाध्यक्ष थे उनका परिवार लंदन में रहता है, 22% जो जमीन है वहां पर पाकिस्तानी फौज का कब्जा है, सबसे ज्यादा जो व्यवसाय में काम करने वाली वो पाकिस्तानी फौज है इसका। और हमारे सेनाध्यक्ष का घर देखिए, साधारण घरों में रहते हैं, हमारे जो सैन्य अधिकारी वो साधारण घरों में, और अब पाकिस्तानी सेनाध्यक्षों का घर देखिए। तो कुल मिला के दो देशों का जो चरित्र है, एक में बेईमानी कूट कूट के भरी है जो उनके जन्म से मिली है बेईमानी, एक में धोखा मिला है वो उनके जन्म से मिला है, लेकिन एक तरफ ईमानदारी है, और वही ईमानदारी जो है वह अब सिर चढ़कर बोल रही है, और वही ईमानदारी जो है उसने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया है। बिल्कुल, और पाकिस्तान की तो बुनियाद ही धोखे पे थी, और जो क्या कहा जाए अब उस पर कोसने से क्या फायदा है, लेकिन ये सही बात है कि आपने यानी जनाब पाकिस्तान ने कभी भी धोखे के अलावा कोई सिला दिया नहीं है हिंदुस्तान को, लेकिन बुरी हालत है। और आपको ये भी बता दें कि हमारे INS विक्रांत ने तबाही का वो मंजर कराची बंदरगाह पर पेश किया है कि रूह फना हो गई होगी। और हम टारगेटेड, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि कामिकाजे ड्रोन्स जो हैं अलूने सर, ये हम वही टारगेट कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के या तो उसके, क्योंकि अब हमने भी लिहाज छोड़ दिया होगा सर, अब उनके जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हैं और तमाम जो उनके इंस्टॉलेशंस हैं मिलिट्री के, हम उनको टारगेट कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर में हमला किया हमने, सियालकोट में हमला किया, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि अब हमने सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने वायुसेना के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया है और थल सेना के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया है। और जहां तक नौसेना है तो उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी नौसेना के सामने वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो नौसेना है वो परमाणु हथियारों से लेस है, तो उसके सामने, हमारी नौसेना के सामने पाकिस्तान की नौसेना आने का ख्याल भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि हमने युद्ध के कुछ ही घंटों में कराची में तबाही मचा दी है, और उसके साथ साथ हमने एयर जो हमले किए या जो एयर स्ट्राइक हुई है उससे हम अफगानिस्तान की सीमा के आसपास भी पहुंच गए हैं। तो बहुत स्पष्ट है भारत की रणनीति कि अब जो पाकिस्तान ने यदि अवसर दे ही दिया है तो इसको आतंकवाद को पालने पोसने वाले नेताओं को टारगेट किया जाए। और यह जिस रणनीति पर भारत काम कर रहा है या जिस रणनीति के तहत भारत आगे बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर भारत को यह राजनीतिक तौर पर भी बढ़ाते, रणनीतिक तौर पर भी बढ़ाते। और सबसे दुनिया में भारत ने इतिहास लिखा था, लोग कहते थे कि भूगोल बदला नहीं जा सकता, भारत ने एक बार भूगोल बदला, और शरद जी ऐसा लगता है कि दूसरी बार भूगोल बदलने के करीब पहुंच गया है। मुझे ये भी लगता है कि ब्रह्मदीप जी की जब कोई मुल्क ही ये चाहता है कि उसका भूगोल बदल जाए, ये तो पाकिस्तान की ख्वाहिश है जो हमें पूरी करनी पड़ती है। हमें कोई शौक थोड़ी था भाई, आप ही के यहां से बुलाया गया मुक्ति वाहिनी ने, पूर्वी पाकिस्तान ने, उसने कहा कि आइए हुजूर हम पे ये कहर बरपा रहे हैं, तब हम गए। अब आपका बलूच बुला रहा है
कि ओ मोदी साहब आ जाओ जी, बहुत खराब लोग हैं जी, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो हमारे मोदी साहब को जाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनवा कहेगा कि साहब हमारे पठान होने की कोई कद्र नहीं है, आप तो ये इनको हटाओ, बाहर करो। सतीश जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी जी। हाँ बिल्कुल शरद सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। और जो कराची में जो अगर हमारा इस्टेब्लिशमेंट और आगे बढ़ता है और हमारा कब्जा और बढ़ता है और हमारी वहाँ सुपेरियरिटी होती है वाटर में और वहाँ के एयर स्पेस में, तो इनकी जो रसद है, सप्लाई है, पूरी ख़त्म हो जाएगी। और बलूचिस्तान जो है, वहाँ के जो BLR है, उनकी जो आर्मी है और लोग हैं जो वहाँ पे अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि वो पंजाब की तरफ रुख करके और पाकिस्तान की सेना को डिस्टर्ब करें, क्योंकि अभी ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे सर पंजाब एरिया में। पंजाब इनका बहुत एक्चुअली रिच एरिया है देखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे पैदावार होती है और बिजनेस सेंटर है और पूरा जो इकोनॉमिक है वो कराची से कंट्रोल होता है। एंड बलूचिस्तान में तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स हैं और बड़ी खबर मिल रही है, पाकिस्तान सेना के चीफ मुनीर को हटाया गया। तो देखिए लड़ने लगे लोग, जो हमसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे वो लड़ने लगे। सरकार की तरफ से यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख को हटाया गया। कमाल है साहब, ओ यार पहले आपस में लड़ लो और फिर हमसे लड़ो भाई, आप तो आपस में ही भिड़ गए, आप तो आपस में ही लड़ने लगे। साक्षी, बिल्कुल आपस में ही लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया ये देख रही होगी कि जो अपने देश में निपट नहीं पा रहा है, वो देखिए शमशाद मिर्जा नए आर्मी चीफ, शमशाद मिर्जा नए आर्मी चीफ। कमाल है भी देखना होगा ये भी क्या कमाल करते हैं सर, ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो ये नई जिम्मेदारी है क्या कर पाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की ये फजीहत देखिए आप, पाक सेना प्रमुख जिनको हटा दिया गया है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान में देखिए खलबली, पाक सेना प्रमुख को ही हटा दिया गया है। पाकिस्तान में किस तरह से हाहाकार है, ये दो तस्वीरें पाकिस्तान में हाहाकार, पाकिस्तान में हाहाकार के ये दृश्य है। अलूने जी टिप्पणी देखिए, क्या क्या दुख हो रहा है देख के, आप क्या गत बना ली इसने। शरद जी देखिए, दुनिया के इतिहास में कभी शायद ही कभी हुआ हो कि युद्ध के मैदान से युद्ध जो सेनापति उसको भगा दिया जाए। वेरी ट्रू सर, क्या बात कही आपने। मतलब सेनाध्यक्ष जो युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ है, मतलब पूरी सेना में तो हाहाकार मची गई है। लेकिन जिस प्रकार से भारत की सेना कारण क्या बता रहे हैं सर कि निजी एजेंडा चलाने के लिए हटाया गया है, यानी आप सही कह रहे हैं। कमाल का पाकिस्तान है साहब, कमाल का। जी देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान में 2 घंटे में जो पाकिस्तान के हालात हो गए, हमारी सेना को सलाम है, 100 बार प्रणाम है भारत माँ के उन सपूतों को जिन्होंने एक ऐसा देश जो बरसों से हमको परमाणु हमले की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है, जो आतंकी हमलों के जरिए सैकड़ों जो हमारी माता बहना है उनको बेवाएं बना चुका है, एक ऐसा जो कंगाल देश है, एक ऐसा जो फटेहाल देश है, एक जैसा जो कायर देश है, उसको हकीकत में जो जमीन दिखाई है भारतीय सेना ने, कमाल किया है भारत की। एक और बड़ी खबर, आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया। ये वाकई दुनिया का पहला मुल्क है कि जहां लड़ने वाले सेनाध्यक्ष को ही गिरफ्तार कर लिया गया। यानी शरीफ साहब इस मामले में तो थोड़ी अकल रखते हैं कि पहले ही पकड़ के बंद कर दो इसको। नहीं शरद जी, ये भी हो सकता है कि भारत से मिले होने के आरोप में उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ा दे, जैसा जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो चरित्र है वो भागने वाला चरित्र है और अविश्वास का चरित्र है। मतलब एक सेनाध्यक्ष पर दूसरे देश के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं है, और वहीं पर भारत की सेना, भारत की सरकार है जो कि लगातार अपनी सेना से संपर्क में, लगातार अपनी सैन्य कमांड को मजबूत कर रही है। और यहीं से यह पता चलता है कि पाकिस्तान कितना कमजोर देश है। और आने वाले समय में शरद जी जो दुनिया में संदेश जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में दुनिया जो है उसके सामने जो पाकिस्तान की छवि पूरी तरीके से धूल-धूसरित होगी, और यह जो देश है अब यह गृह युद्ध में जाएगा, इससे कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो शमशाद मिर्जा हैं जो नया नाम सामने आ रहा है कि इन्हें आर्मी चीफ बनाया जा सकता है, और मिर्जा साहब बेहिचक शरीफ साहब के खासम खास होंगे। पहले से ही तैयारी हो गई होगी कि भाई साहब अब तो हटाने वाले, मुनीर तो हमारी कुर्सी देख रहा है, तो आप क्या लड़ोगे, क्यों लड़ रहे हो आप,
अरे पहले खुद लड़ लो यार, और बांट लो, बलूचिस्तान अलग कर लो और खैबर पख्तूनवा अलग कर लो, तो बड़ी चीज है। जी जी देखिए बिल्कुल सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर बोलिए सतीश जी। मैं एक बात कहना चाह रहा था सर, शरद सर, मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ मुनीर जो हैं इनके सेना अध्यक्ष, इनको पहले से ही थोड़ा सा इंट्यूशन हो गया होगा, इसीलिए इन्होंने अपने सबसे पहले एग्जिट प्लान में अपनी फैमिली को भेजा। और आप हो सकता है कि इनका भी कोई एग्जिट प्लान हो कि ये आर्मी का प्लेन लेके और ये भी यूके चले जाते, और इसी के तहत इस संदेह में और शक में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इनको जेल में बंद करके और अपना जो खास आदमी है जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको नया सेना अध्यक्ष बनाया होगा जो इनका लॉयल होगा। और ऐसे समय में सीनियरिटी बहुत ज़्यादा देखी नहीं जाती, जो लॉयल होता है उसको टेम्पररी पद दिया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आसिफ मुनीर जो है ये पहले से ही इनको मालूम था कि इनके साथ कुछ गलत हो सकता है, और या ये भी हो सकता है कि ये मिलिट्री कूप करना चाह रहे हों, और उस चक्कर में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने इनको जेल में करके और इनको अपने पद से हटवा दिया गया है। बिल्कुल सर, और भी आपसे जानकारी लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर आपको बता दें पाकिस्तान ने कई और देशों से गुहार लगाई है। घबरा चुका है पाकिस्तान, कई देशों को फोन लगाया और यहां तक कि मदद की गुहार लगाई। भारत के एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। यहां तक कि आपको जानकारी दे दे, कई देशों से गुहार लगाई, फोन की है। देखिए, जो भारत को टारगेट करता है, आंख दिखाता है, लेकिन हालात क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ये आज देखिए आप। मदद की गुहार दूसरे देशों से पाकिस्तान लगा रहा है। लगाएगा ही साहब, अब क्या बचा है। जब मिर्जा साहब कोई नए आने वाले हैं, पुराने वाले जाने वाले हैं, हिरासत में ले लिए गए हैं, तो अब करेंगे क्या? अब क्या बचता है उनके पास करने के लिए? अलूने सर। शरद जी देखिए, इनका इतिहास रहा है, इन्होंने याहिया खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो पर ठिकरा फोड़ा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक पर ठिकरा फोड़ा। ये हारते हैं और एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ देते हैं, और इसी प्रकार से इनकी आवाम जो है इनको बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हो गई है। तो इनकी आवाम जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, वो जश्न मना रहे होंगे कि नाकाम लोग जो है, नाकारे लोग जो है, अब उनसे मुक्ति का समय है। और यह जो है, यह मुक्ति का जो समय है, वो भारतीय सेना को सलाम कर रहे होंगे कि भारतीय सेना ने आकर उन्हें मुक्त कर दिया है। मतलब आने वाले समय में जो ये जो प्रदेश है, ये जो सूबे हैं, ये निश्चित तौर पर आज़ाद होंगे। और ये विद्रोह जो है शरद जी, ये विद्रोह ज़्यादा देर, मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बिल्कुल 2-4 दिनों में ही बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद मुल्क की घोषणा कर चुका है, कर सकता है। और सबसे पहले जो उसे मान्यता देगा वो भारत देगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कुछ सालों पहले ही लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और पठानकोट सेक्टर में हमने पाकिस्तान का फाइटर प्लेन गिराया है, पठानकोट सेक्टर में हमने गिराया। देखिए क्या चमक है, क्या चमक है। बेहिचक ये भारत की मिसाइलें हैं, ये चमक ये दमक भारत तुम्हीं में है, ये चमक ये दमक भारत तुम्हीं में है। देख लो पाकिस्तान तुम्हारी नैया डूबने वाली है, देख लो पाकिस्तान तुम्हारी नैया डूबने वाली है, क्योंकि आपके सेनाध्यक्ष गए, नए आने वाले हैं, आगे का कोई भरोसा नहीं है। अलूने जिस प्रकार से आप अभी बता रहे हैं, 1965 के युद्ध के दौरान हमारे देश में कुछ ऐसे ही सेना का जो शौर्य है उसका वर्णन किया जाता था, और उनका साहस बढ़ाते थे जो विभिन्न जो कलाकार और जो अच्छे लोग होते थे या जो कवि होते थे, वो इन्हीं शब्दों से बढ़ाते थे। तो निश्चित खाकसार भी कवि है सर जी। नहीं तो बहुत ही शानदार तरीके से। तो वास्तव में बहुत बड़ा समय है पेशावर और लाहौर में बड़े धमाके, पेशावर और लाहौर में साक्षी, पेशावर और लाहौर में बड़े धमाके, बिल्कुल बड़े धमाके हुए हैं सर। देखिए, बलूचिस्तान में जहां सेना के कैंपों पर हमला किया गया है, तो लाहौर में भी बड़े धमाके हुए हैं। धमाके नहीं, ये पाकिस्तान के लिए सबक है, ये तोहफा है कि देखिए शुरुआत करोगे तो अंत तक हम पहुंचाएंगे। जानकारी है कि देखिए किस तरह से हमला हुआ है। तो देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर पाकिस्तान पर, जहां पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर तैयारी शुरू। इस वक्त ये सबसे बड़ी
बड़ी खबर है, पाकिस्तान में खलबली और यहां तक की तख्ता पलट भी पाकिस्तान में हो सकता है। ये तैयारी पाकिस्तान में चल रही है। हालात देखिए सर। एक संशोधन करूंगा कि तख्ता पलट सेना पलट दोनों, तख्ता पलट सेना पलट दोनों की तैयारी पाकिस्तान में। अलूने जी जी बिल्कुल, अब यहाँ का न तख्त रहेगा न ताज रहेगा, सिर्फ भारत का राज रहेगा। बिल्कुल। तो हम बहुत करीब पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। और भारत ने जो अपनी सेना की तैयारियां, रक्षा तैयारियां जिसका प्रदर्शन किया है वो बहुत अभूतपूर्व है। और अभी तक 1971 का जो युद्ध है उसके जंग के तरीकों पर दुनिया भर में अध्ययन होता है, लेकिन अब जो सेना ने जिस अत्याधुनिक तरीके से इस युद्ध को लड़ा है और युद्ध को जीता है। आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एहतियात के तौर पर इंडिया गेट और कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है, सिर्फ एहतियात के तौर पर। कोई पंगा नहीं है, हमारा S-400 अलर्ट है। कोई भी कामिकाज़े ड्रोन आएगा, आने के पहले मारा जाएगा, हवा में ही मारा जाएगा। कोई पंगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये सिर्फ एहतियात की कार्रवाई है जी। शरद जी एक बात और मैं कहूंगा कि 21 करोड़ का देश है, जो सिर्फ 21 करोड़ जिसकी जनसंख्या है जी। उस देश के प्रधानमंत्री दुबक गए, जनता जो है भाग खड़ी हुई है, नजर नहीं आ रही है। और 1 अरब 40 करोड़ के तकरीबन जिस देश की आबादी, उस देश के जो लोग हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि आजादी के बाद 8वें दशक तक शरद जी हमने क्या पाया है, हमारा देश कहां तक पहुंच गया है, एक लोकतांत्रिक देश के क्या फायदे हो सकते हैं, एक मजबूत सेना और एक मजबूत सरकार के क्या फायदे हो सकते हैं। वहीं पर एक नाकारा देश हो, एक नाकाम देश हो, एक धर्मांधता में डूबा हुआ देश हो, तो वो कैसे बदहाल हो सकता है। वो जो चित्र है वो दुनिया देख रही है कि हमारे लोग दिल्ली में भी घूम रहे हैं, हमारे लोग भोपाल में भी घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। और ये बहुत अभूतपूर्व है शरद जी। ये भारतीय जो लोग हैं उनको भी गर्व करना चाहिए कि भारतीय माटी जो है वो कितने शूरवीरों को जन्म देती है। बिल्कुल, आपने बहुत सतीश जी एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा। भारत में लोग इस समय अपनी सेना और अपने नेतृत्वकर्ता के साथ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे उन्हें परिणाम पहले ही मालूम है। और पाकिस्तान की आवाम रो रही है कि जिस देश को ऐसी नाकाम सरकार और बेकाम सेना मिलती है उसका हश्र क्या होगा। वो तो शायद ये भी कहे कि मिला लो भैया, 47 में जो गलती हो गई, अगर ज्यादा बोल गया हूंगा तो माफ कर दीजिएगा, कि हमको मिला लो यार, खत्म करो पंगा जो 47 में हमारे एंसेस्टर्स कर गए थे। सर जी जी सतीश जी तक आवाज। आलू ने साहब आपका ये क्विक बिल्कुल 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 आप हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है शरद जी। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ब्लैकआउट की बात हो रही है इंडिया गेट के आसपास सर, क्योंकि वहाँ बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है, एम्बेसीज हैं, मिनिस्टर्स के घर हैं और बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सेना के अधिकारियों के घर होते हैं सर। वो जितनी लेन है इंडिया गेट के आसपास वो सब वीआईपी लेन है। तो वहाँ पर ये जो मॉक ड्रिल होती है और ये बहुत नॉर्मल है और नेचुरल है सर, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये ड्रिल करना भी ज़रूरी है कि जब आप अंधेरे में आते हैं और अगर आपको लाइटेड हर चीज़ मिलेगा और चीज़ें इंस्टॉलेशन जो हैं वो दिखेंगे तो बड़ा इजी हो जाता है टारगेट करना। और वहाँ पे हर कंट्रीज़ के करीब 150 से 125 कंट्रीज़ के बीच के वहाँ पे एम्बेसीज भी स्थिर है सर। तो वो बड़ा वीआईपी एरिया है और गेटवे ऑफ इंडिया गेट जो है वो हमारी शान भी है, तो उसको भी हमको बचा के रखना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी जो न्यूज़ आई है कि वहाँ पे आर्मी के चीफ बदल दिए गए हैं और अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बदले जा सकते हैं, ये बड़ा नेचुरल कोर्स है। और मुझे हो सकता है कि ये वॉर को रोकने का एक तरीका भी हो सकता है कि वो ये दुनिया को एक्सपोज कर रहे हैं कि हमने देखो हमारे कहने के बिना भी हमारे आर्मी चीफ ने अटैक कर दिया और इसीलिए हम उसको जेल में डाल के और नया चीफ लेके आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये वाला एक्ट करने के बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका, चाइना और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो जिनको लगता है कि इनकी बात इंडिया सुन सकता है, उनसे अभी हो सकता है हॉटलाइन में डायरेक्ट बात भी करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और ये भी खबर मिल रही है कि हमने उनके अवैक्स को भी नाकाम किया। ये बहुत ही मॉडिफाइड और बड़ा आधुनिक सिस्टम है सर। हमने अवैक्स को भी डिस्ट्रॉय किया। इस पर भी एक कमेंट आपका। जी
जी हाँ सर, ये जो एवेक्स है ये वाकई में ये जिसको बोलते हैं ना कि सर ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा महल होता है जो जहाज की तरह चलता है, और इसके ऊपर सर माउंटेड रडार होता है जो कि कई कई किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकता है सर। और यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम भी होता है जो कि पूरा रडार से कवरेज लेके कौन सी जगह से कौन सी फ्लाइट उड़ने वाली है ये तक को वो कैप्चर कर सकता है। एंड इट्स अ वेरी वेरी, यानी मुझे याद है जब हिंदुस्तान ने कभी ये जहाज खरीदा था आज से 20-25 साल पहले, उस समय भी ये 1200 से 1500 करोड़ का एक जहाज हुआ करता था। अब तो इसकी कीमत और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और पूरे हाईली सोफिस्टिकेटेड इसमें इक्विपमेंट होते हैं। इसमें फाइटर कंट्रोलर्स बैठते हैं, पायलट्स होते हैं, नेविगेशनल सिस्टम होता है, और ये पूरा सिस्टम जो है सैटेलाइट के थ्रू इंटीग्रेटेड जो होता है वो नीचे की जो कमांड है और कंट्रोल सेंटर है वहां पे ये डाटा भेजता है। अगर आपका एवैक्स गिर गया है तो समझ लीजिए आप आधी लड़ाई वैसे ही हार चुके हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, हमने अवैक्स सिस्टम को भी नाकाम कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान में इस समय हाहाकार है, हाहाकार जनता के मन में है, पाकिस्तानी सेना में है। अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें आ रही हैं, बड़ी गजब की विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। हमारे मुल्क में लोग मुस्कुरा रहे हैं अपनी अपनी, जहां जिसको कोई लस्सी पी रहा है, कोई जाके कुल्फी खा रहा है इस समय आराम से सुकून से, क्योंकि उन्हें जय हिंद और भारत की जय हिंद सेना पर पूरा भरोसा है, अपने लीडर्स, अपने हुक्मरानों पर पूरा भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री की शक्ति, हमारे प्रधानमंत्री के विजन और उनके नेतृत्व में जो ये कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट है जो सिर्फ पूरी दुनिया को ये मैसेज देने के लिए था कि हम आतंक के खिलाफ मजबूत कार्रवाई चाहते हैं। और यूरोपियन यूनियन ने हमारी बात को बिल्कुल सहमति जताई है। उसने कहा है बिल्कुल ठीक किया भारत ने, आतंकवाद से उसको खत्म करने के लिए भारत ने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया, और वो भी टेरर कैंप्स पे। तो पाकिस्तान के साथ है कौन? पाकिस्तान के साथ तो उसकी सेना ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो उसके मुनीर साहब जो आर्मी चीफ है वही नहीं है। खबर यही है, अब कंफर्म होगा थोड़ी देर में कि हटा दिया है, हिरासत में लिया है, कहाँ भेजा है, और एक नए साहब आने की तैयारी में है। अलूने जी देखिए बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है, क्या हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का नेतृत्व करने वाला ही नहीं है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पाकिस्तान का जेट गिरा है, देखिए आप, एक्सक्लूसिव है ये तस्वीरें। देखिए जरा आप, देखिए किस तरह से हमारी अचूक वार किया भारतीय सेना, कितनी प्रिसिशन है, कितनी सटीक निशाने हैं, देखिए किस तरह से। तो पाकिस्तान सबूत मांग रहा था तो पूरी दुनिया को सबूत दे पूरी दिया। दुनिया को सबूत हमने दे दिया। नहीं, बहुत अभूतपूर्व है भारतीय सेना की रणनीति, और मतलब भारतीय सेना की जो सैन्य तैयारियां थी पूरी दुनिया देख रही होगी भारत के शौर्य को। और निश्चित तौर पर हमने न केवल पाकिस्तान पर सामरिक बढ़त ले ली है, लेकिन चीन जैसे जो दुश्मन हैं उनको भी हमने संदेश दिया है शरद जी, क्योंकि JK-17 जो विमान गिराए उनके, तो वो JK-17 के बदले उसी के बूते जो है वो बड़ी बड़ी बातें चल रही थी चीन से। तो ये जो हमारी सैन्य रणनीति है ये चीन को भी जवाब है कि हम भविष्य के युद्ध के लिए कितनी अच्छी तरीके से तैयार है, और जो हमारी जो सैन्य रणनीति है वो कितने प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और देखिए चीन तो अपने दुश्मन के दुश्मन का दोस्त होता है, लेकिन अब ये दोस्त क्या कर रहा है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जवाब तो मिल चुका है। जिस तरह से ये विमान जो पाकिस्तान ने चीन से लिए थे, लेकिन किस तरह से हवा में उड़ा दिए हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का प्लेन किस तरह से गिराया गया, ये देखिए आप। शरद जी, कायरों की दोस्ती भी कोई करना नहीं चाहता। देखिए पाकिस्तान जिन कायर ही कर सकता है जी 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 बिल्कुल। तो चीन इसीलिए सामने नहीं आया क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान कायर है, और कायरों के बूते भारत से व्यापारिक संबंध खत्म कर देना, भारत जैसे जो मजबूत देश है उसको चुनौती दे देना, तो चीन ने ये नहीं किया। और एक बार चीन ने फिर साबित कर दिया शरद जी कि चीन दूसरे देशों के लिए कभी युद्ध नहीं लड़ता। पाकिस्तान ने वह गलती की और अब पाकिस्तान उसकी सजा को भोग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और वो टैरिफ वॉर झेल रहा है, और पाकिस्तान भारत का दबाव और भारत से युद्ध लेने का दुष्परिणाम भुगत रहा है। वो अमेरिका के मुखालिफ परेशानी में है, और पाकिस्तान भारत से जबरन पंगा लेके मुसीबत में फंस गया है। तो POK में भी पाकिस्तान की सेना को भारत ने करारा जवाब दिया है। ये
चलिए, तो पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी, जैसी हम बार बार बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट प्रधानमंत्री ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए 12 बजे सर, 12 बजे अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। और एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो 2 घंटे पहले ही बंकर में जाकर छुप गए थे, अपने घर में जाकर छुप गए थे। बिल्कुल सही कहा। और पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने एलजी से बात की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनसे बात की है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर से बात की है। और कराची में 15 से ज्यादा धमाकों की खबर मिल रही है। तो कराची तो दहल गया है इस समय। कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, चाहे बंदरगाह की बात करें, इस समय पाकिस्तान भारत का जो नाराजगी और गुस्सा झेल रहा है और दुख है पाकिस्तान की आवाम के लिए, तो आईएनएस विक्रांत गजब ढा रहा है, कह ढा रहा है अलूने से। शरद जी देखिए, कल ये सुना था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है देश से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे शायद कुछ और ही थे। यही कारण है कि उन्होंने देश से कल बात नहीं की, आज भी बात नहीं की। अब कल जब तक बात करेंगे तो पूरी तरीके से जो है उनकी जो बात है वो बहुत ही शानदार हो सकती है और ये युद्ध का जो परिणाम है वो भी बहुत शानदार हो सकता है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो डरा होगा वो पाकिस्तान डरा होगा कि आखिर मोदी जी के इरादे क्या हैं। और मोदी जी के इरादों से न केवल पाकिस्तान डरता है, लेकिन उनसे ट्रंप भी भयभीत है, क्योंकि जब ट्रंप ने भारत को युद्ध रोकने की नसीहत दी तो भारत ने बहुत स्पष्ट कहा कि आपके दुश्मनों को नष्ट करने के लिए आप अफगानिस्तान आ सकते हैं, आप इराक जा सकते हैं, तो हमारे दुश्मनों को नष्ट करने के लिए हमको किसी की नसीहत नहीं चाहिए। और यही कारण है कि दुनिया ने नसीहत दी, लेकिन उसके बावजूद भारत ने मॉक ड्रिल की। इसका मतलब यह भी है कि इस बार भारत ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि आतंक का जो टारगेट है या जो आतंक जहां से पैदा होता है, न केवल आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे लेकिन उनके आकाओं को भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन संभवतः भारतीयों को, अभी जनता को इतना पता नहीं था, भारतीय जनता को, कि जो पाकिस्तानी जो इतनी गिदड़ भपकियाँ देते हैं, जो इतनी धमकियाँ देते हैं, जो अपने हथियारों का इतना डर बताते हैं, वो इतने डरपोक होंगे कि भारत की सेना के 2 घंटों के जवाब में वहाँ के प्रधानमंत्री बंकर में छुप जाएंगे, वहाँ के सेनाध्यक्ष को बदल दिया जाएगा। मतलब ये तो इतिहास में सबसे नाकारा जो सेना है वो साबित हुई है, ये सबसे कायर सेना साबित हुई है। और इससे कम से कम इस पीढ़ी ने भी, भारत की इस पीढ़ी ने देख लिया है कि हम जो भारतीय सेना है उसका शौर्य क्यों इतना विशाल है और भारत के शौर्य को क्यों दुनिया भर में पूजा जाता है। बिल्कुल। और मैं अभी देख रहा था, नेट पे देख रहा था कि शुक्रवार को लखनऊ में सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच जो आईपीएल का मैच है, तो आईपीएल के जो चीफ हैं धूमल साहब, उनसे पूछा गया कि शुक्रवार को जो मैच होने वाला है क्या ये मैच होगा, तो उन्होंने कहा अभी तक के अपडेट के मुताबिक मैच होगा। मैच यहाँ भी होगा और पाकिस्तान में तो मैच चल ही रहा है। साक्षी, बिल्कुल। और सर एक और बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि देखिए 8000 से ज्यादा भ्रामक सूचना फैलाने वाले ऐसे ट्विटर अकाउंट को भी बंद करने का आदेश दे दिया है। ये भी इस वक्त की ये बड़ी खबर जानकारी सामने आ रही है कि जो भ्रामक जानकारी फैलाए जा रहे हैं, कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं, इनको भी बैन किया गया है, इनको भी बंद कर दिया गया है। तो लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान के शहर इस समय धमाकों से दहल रहे हैं और कराची में 15 से ज्यादा धमाके हुए हैं और हमारे कामिकाज़े ड्रोन्स जो हैं वो कमाल कर रहे हैं। और ये गजब की तस्वीरें हैं। एक बात याद है मुझे कि इमरान खान जेल में, लेकिन कुछ सालों पहले उन्होंने कहा था कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो जाना चाहिए। तो जो भारतीय सेना का मैच देखा है, निश्चित तौर पर टीवी तो चल रही होगी, नहीं चल रही होगी पाकिस्तान में, पता नहीं। यदि इमरान खान देख रहे हो टेलीविजन तो उनको पता चल गया होगा कि भारतीय क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं और भारतीय सेना युद्ध भी बहुत अच्छा लड़ती है। तो उनको अब पछतावा हो रहा होगा, इतने साल पहले मैंने ये क्यों बात कर दी, क्योंकि अब उनकी जो बात है वो सही साबित हो रही है। और भारत जो है वो अब कश्मीर की जो समस्या जिसको पाकिस्तान बताया करता था, तो पीओके के बहुत करीब है, पीओके वापस लेने को, जिसके बारे में हमारी सरकार कहती रही है। और मुझे लगता है शरद जी कि ये इसका जो निर्णायक समाधान है, अब पीओके पर कोई समझौता नहीं होगा। और जो जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर पीओके की जो जनता है वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुनने लाल किले पर अवश्य आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। सतीश मिश्रा जी की तरफ चलूंगा। सतीश जी, भारतीय सेना का शौर्य इतिहास अभी का नहीं है,
द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तब अलग बात थी कि हम ब्रिटिश सेना कहलाते थे उस समय, लेकिन मुझे याद आती है एक बहुत अद्भुत लड़ाई जिसको कम लोग जानते हैं, और वो जब एक फिल्म बनी उस पर, केसरी, बैटल ऑफ सारागढ़ी, और ये उन अफगानों के विरुद्ध ये लड़ाई थी 19वीं सदी के आसपास की, कि जब सिर्फ 2 दर्जन के आसपास सिख लड़ाकों ने 10,000 अफगान लड़ाकों के छक्के छुड़ा दिए थे, और जब तक ब्रिटिश आर्मी मदद के लिए वहां पहुंच नहीं गई थी तब तक उन्होंने रोक कर रखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात कहते हुए कि हम उस गौरवशाली भारतीय सेना का सम्मान ही नहीं, उन जाबाज सैनिकों को जिनमें आप भी शामिल हैं सर, सीनियर अधिकारी के तौर पर मैं सैल्यूट करता हूं सर, मैं सलाम करता हूं बहुत गहरी भावना से सर। जी जी सर आपने बिल्कुल सही कहा। जो सारंगढ़ी का जो युद्ध हुआ था वो अपने आप में एक यूनिक युद्ध था, और जो सिख रेजिमेंट है वो उनका तो इतिहास रहा है सर कि वो कैसे युद्ध करते हैं और कैसे जीतते हैं। इनका तो मिसाल देना यानी बड़ा मुंह यानी छोटा मुंह है और बड़ी बात वाली हो जाएगी सर। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान के लिए सर, हम लोग बचपन में पंचतंत्र की कथाएं पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो अभी पाकिस्तान की वही स्थिति है सर कि वो अंधेर नगरी हो गई है और वहाँ के राजा जो हैं। मिश्रा जी आप अपनी बात कहते रहिए, बस एक बात मैं इसमें ये जोड़ रहा हूँ कि इस समय स्क्रीन पे हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो जा रही हमारी कामिकाजे ड्रोन्स हैं, ये सुसाइड ड्रोन्स हैं, और एक के बाद एक कतारबद्ध होकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम के गांडीव से निकले हुए तीर हैं। ये कमाल है। जी 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 भारतीय सर, ये जो ड्रोन है सर कामिकाजी, जी 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 हाँ ये शरद सर, ये जो ड्रोन है कामिकाजी जिसको लॉइटरिंग ड्रोन भी बोलते हैं सर, ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रोन है सर, और इसका जो जीपीएस सिस्टम है वो काफ़ी परफेक्शन और एक्यूरेट है, और ये करीब करीब 23 केजी तक का वॉरहेड लेके जाता है, जो कि वेरी हाई इंटेंसिव वॉरहेड होता है सर। तो ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन होता है जिसको पिन पॉइंट मारना है आपको, जैसे आपका रडार सिस्टम हो गया या कोई कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया या डिटेक्शन सिस्टम हो गया, अगर उसके ऊपर वॉर करना है तो ये बहुत ही परफेक्ट होता है। ये समझ लीजिए कि अजहर मसूद जो है वो किसी गाड़ी में जा रहे हैं जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है और उस पर अटैक करना है, तो ये लॉइटरिंग जो सुसाइड जिसको ड्रोन बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है सर। इसका यूज़ इज़राइल और बाकी बड़ी बड़ी कंट्रियों ने ईरान और गाज़ा के ऊपर बड़ा इफ़ेक्टिवली किया है, और अब आप देखिए इंडिया भी इसको बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहा है। जैसे आज उसने दोपहर को रऊफ़ जो मरे हैं, रऊफ़ अजहर, तो यानी इंडिया जो है उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन विथ मैक्सिमम आउटपुट ले रहा है सर, सबसे बड़ी बात है ये। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और मुझे भारतीय सेना के शौर्य पर गोविंद सिंह जी की वो पंक्ति, अमर पंक्ति याद आ रही है, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। तो हम तो वो लोग हैं, हमारे शूरवीर जो चिड़िया को बाज से लड़ाते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाते हैं, और तब इंडियन आर्मी और गोविंद सिंह कहलाते हैं। ये वो भारत की सेना है सर। एक कोई कमेंट सर। जी बिल्कुल शरद जी, देखिए आपने प्रभु राम को याद किया, तो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, उन्होंने अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल जैसी जो मिसाइल बनाई, वो कहा करते थे कि जो मैंने मिसाइलें बनाई है ये हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, जो ब्राह्मण, तो ये सब मीमांसा, इनको देखकर, इनको पढ़ के बनाई है। तो आज का जो भारत है, ये भारत जो है, ये जो हथियार बनाने की जो हमारी कला है, ये बहुत प्राचीन, जो प्राचीन कला है हमारी, और आधुनिक भारत के जो लोग इस कला का प्रदर्शन देख रहे हैं वो अभूतपूर्व है।
तब भी जो प्रभु श्री राम की सेना थी उन्होंने समंदर पार करके लंका में जाकर लंका में आग लगा दी थी। और आज हमारी जो भारतीय सेना है, आधुनिक सेना है, उन्होंने पाकिस्तान को पार कर शरजे पाकिस्तान में आग लगा दी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये लड़ाई है धर्म की और अधर्म की। जब भी रावण कहता था अपने घमंड से भरकर कि ये जिनके पैरों में पादुका है वो हमसे लड़ेंगे, ये दोनों क्षत्रिय जो निहत्थे हैं, जो सिर्फ धनुष बाण लेकर चलते हैं, लेकिन सवाल होता है कि आप किसके साथ खड़े हैं। भारत धर्म के साथ खड़ा है, पाकिस्तान अधर्म के साथ खड़ा है। तो कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कि धर्म कभी हारा है या पीछे हटा है? ये चीज पाकिस्तान की आवाम समझती है, पाकिस्तान के समझदार सियासतदान समझते हैं, पाकिस्तान के वो तमाम लोग समझते हैं, लेकिन जुबान पर ताले इसलिए पड़ जाते हैं कि अपने ही मुल्क को कोसें। तो कैसे कोसें साक्षी? बिल्कुल। और देखिए, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ही उस देश की सेना के साथ होती है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से खलबली मची हुई है पाकिस्तानी सेना में। प्रधानमंत्री छुप कर बैठ गए हैं, कई नेता भागने की फिराक में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब के बीच में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी यह भी है कि देखिए, जिस तरह से 35 मिनट तक पाकिस्तान ने आज अटैक करने की कोशिश की, 35 मिनट तक, हालांकि सफलता पाकिस्तान को नहीं मिली, करारा जवाब दिया गया। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जवाब दिया गया है। तो देखिए, सभी सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से पाकिस्तान की ये नजर थी, लेकिन किसी भी तरह की कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली। और जो तस्वीरें सामने आई हैं, फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये आईएनएस विक्रांत की तस्वीरें दिखती हैं सर। ये ऐसा लगता है जिसने गजब किया, कराची में तबाही मचाने वाला हमारा ये आईएनएस विक्रांत ही है। और उधर से कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर जो है वो भी डिस्ट्रॉयर की तबाही मचा रहा है। सर, दिवाली जैसी तस्वीरें लग रही हैं, 6 मई के बाद जैसे दिवाली ही दिवाली देखी जा रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए अब देखिए, पंजाब में भी रिसेंटमेंट की खबर आ रही है। पंजाब में जो हम बात कह रहे थे सर, हमने कहा था, आपको याद होगा कि पहली बार पंजाब नाखुश है, इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। ये सर, ये म्यूटिनी है। सतीश सर ने भी हमसे कहा था कि वो म्यूटिनी की तरफ जा रहा है, आंतरिक विद्रोह की तरफ जा रहा है। तो लगता है पाकिस्तान अपनी उलझनों में इस कदर मशगूल हो जाएगा कि लड़ना क्या, उसका जीना मुहाल हो जाएगा। सतीश जी, एक कोई कमेंट आपका? बिल्कुल सही है सर। अगर आपके इंटेंशंस खराब है तो आपका अंत भी खराब होता है सर। वही उसी बात को, अपने कर्मों के फल को पाकिस्तान अभी झेल रहा है सर। और एक्चुअली जो पाकिस्तान की आम आवाम है सर, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है, जो कि 2 जून की वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े इनके नेता हैं, अधिकारी हैं, ये अपने ऐशो आराम के लिए यहाँ के यूथ को भटका कर इनको टेररिस्ट बनाते हैं और उनसे फ़ायदा लेते हैं सर। तो इनके इंटेंशंस, जो नेशनल कैरेक्टर जो एक बनता है, जैसे भारत में हमारा बना हुआ है एक नेशनल कैरेक्टर है सर, वो इनका मिसिंग है। और जब जिस भी कंट्री में या जिस किसी घर के भी आप एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आपका हेड ऑफ द फैमिली ही करप्ट है तो पूरी फैमिली कैसी होती है, या जिस घर में कोई कैरेक्टर नहीं है उसके बच्चे कैसे होते हैं या उसके पोते कैसे होते हैं। तो वही जो पाकिस्तान है, उनका कैरेक्टर शुरू से खराब हुआ है, जिन्ना से लेके और अभी तक। तो इनके बड़ी खबर है सतीश जी की, कराची पोर्ट पर फिर बड़ा हमला हो गया है। कराची पोर्ट पर एक बार फिर भारत ने बड़ा हमला किया है और काफी तबाही का मंजर वहां देखा जा रहा है, खौफनाक मंजर देखा जा रहा है। एबटाबाद में भी बड़ा हमला इसी के आसपास पकड़ा गया था, वो ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। तो एबटाबाद बड़ा सिंबॉलिक है, यहीं ढेर हुआ था ओसामा बिन लादेन। तो एबटाबाद में अब पहुंच गया है हमारा लड़ाकू विमान। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर भी एबटाबाद। बिल्कुल सही है सर। हो सकता है मुनीर साहब यहीं कहीं छिपे हो जी, मुनीर साहब ने यहीं पनाह ली हो कि, लेकिन जब उसको ढूंढ लिया गया तो भारत को आप क्या कम समझते हैं। और मेरे ख्याल से ये भी अलूने जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस युद्ध में हम अपनी हैसियत से, पूरी तरह अपनी हैसियत से पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। तो बहुत छोटा किरदार है, लेकिन इस बार हम पूरी अपनी हैसियत से खड़े। देखिए शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा।
चाणक्य ने जो किताब लिखी अर्थशास्त्र में, उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो दुश्मन शक्तिशाली हो तो उससे संधि कर लेना चाहिए। और पाकिस्तानी अक्सर अपनी जो चर्चाएं होती है उसमें इस बात को करते हैं, लेकिन वह ये भूल गए कि कम से कम चाणक्य की किताब से वो तो समझ लेते कि दुश्मन शक्तिशाली है तो अभी भी संधि कर ले। लेकिन अब लगता है कि चीज़ें बहुत आगे चली गई है और भारत ने अब जो जिस प्रकार से पाकिस्तान के आंतरिक हालात हो रहे हैं, मतलब दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि कोई नेता जो जेल में बंद है उसको रिहा करके प्रधानमंत्री बनाने की मांग चल पड़ेगी। मतलब इस देश की कितनी नाकामी जहाँ पर नेतृत्व ही नहीं हो। और शरद जी, एक बात और याद आती है, चाणक्य ने जो समझाया है कि सेना नायक जो है, चलिए ये एक और बड़ी खबर है सर, विश्वसनीय होना अनुनय जी, एक चाहिए। और बड़ी खबर है कि अमेरिका की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी, अमेरिका की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। तो अमेरिका ने अभी स्थिति नहीं बिगाड़े पाकिस्तान, तो अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट जो है दक्षिण एशिया यहां पर नहीं चाहता है, अमेरिका पूरी दुनिया नहीं चाहती है कि हालात बिगड़े, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर रिच हैं, दोनों देश न्यूक्लियर शक्ति संपन्न है, परमाणु शक्ति संपन्न है। अब स्थिति बिगाड़े नहीं पाकिस्तान, तो देखिए ये एडवाइजरी पाकिस्तान के लिए सर। जी बिल्कुल शायद जी, देखिए जो अमेरिकी फोर्स है या जो अमेरिकी सुरक्षा प्रतिष्ठान है, उनकी जद में है पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठान, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने धमकी देने की कोशिश की होगी, तो इस पर ट्रंप ने बहुत सख्त और ये मध्यस्थता की पेशकश भी कर रहा है, इस पर भी आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए